डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो देखिए, ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलता है जब तक वो एक सर्टेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करे, और इससे हम लोग इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पासिंग पर सेकंड ओवर द बैरियर और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस इस बात पर निर्भर करेगा कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितनी तेज़ी से बन रहा है, और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो इक्विलिब्रियम में होता है रिएक्टेंट के। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि ये रेट कांस्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन मालूम करते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनामिक अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये देखा हुआ कि कोई भी रिएक्टेंट ए एंड बी है, और ये बी स्टार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखिए ए प्लस बी इसकी एक सर्टेन एनर्जी है, ये ग्राफ में दिखाया गया है, और ए बी स्टार ये इसकी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है इसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है, और ये कितना अमाउंट में बनता है, और उसके बाद ये डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में बदलता है। तो इसे देखें, इसके लिए हम लोग ये रेट कांस्टेंट ये इस तरह से के बराबर आर टी बाई एन एच ई माइनस ये बाई आर टी ई डेल एस स्टार बाई आर, ये यहाँ ये निकाला गया है ये थर्मोडाइनमिक एस्पेक्ट से। और यहाँ के जो है रेट कांस्टेंट है, और डेल्टा एच स्टार स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और इसे एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर माना गया है। और ये डेल्टा एस स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है और कोलिजन थ्योरी है, ये दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ मिला है, P बराबर आर टी बाई जेड एन एच ई टू द पावर डेल एस स्टार बाई आर। अब देखिए, ये जो दो कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दोनों के कंसीडरेशन से जो इक्वेशन ए यहाँ पर मिला है, इसमें दोनों ये पैरामीटर हैं। एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है जो कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर ये लिया गया है। ये जनरली पाया जाता है कि जो रेट कांस्टेंट मालूम करते हैं उसमें क्या है कि थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो रेट कांस्टेंट है उसमें काफ़ी डिफरेंस बहुत सारे रिएक्शंस में पाया जाता है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए पैरामीटर P प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसे इंट्रोड्यूस किया है कोलिजन थ्योरी में। और ये जो यहाँ पर इंट्रॉपी है, तो देखिए ये इंट्रॉपी डेल्टा एस चेंज इन इंट्रॉपी, ये दोनों को इक्वेट किया गया है। तो अब देखते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में जो ये इंटरनल मोशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का, उसे यहाँ पर कंसीडर किया गया है। और देखते हैं कि इंट्रॉपी ये मेजर ऑफ रैंडमनेस है, या ये ऑर्डर
मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से ऑर्डर में होगा, इसकी एंट्रोपी बढ़ी है या घटी है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या जो इंटरमीडिएट्स बने हैं उसका जो है वो ऑर्डर किस तरह का है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये इंक्रीज़ इन ऑर्डर जो होता है वो डिक्रीज़ इन इंट्रोपी के बराबर होता है, और सिमिलर केस जो होगा यहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। अगर किसी सिस्टम में ऑर्डर ज़्यादा ऑर्डर्ड है, सिस्टम है, प्रॉपर ओरिएंटेशन वहाँ पर है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम हो जाएगी, और ये पी जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसका मान कम होगा। तब देखो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को हम लोग एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, और हमें ये पता है कि अगर ये किसी रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज़ होता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। और दूसरा क्या है, इसमें जो एप्लीकेशंस है, जो मॉलिक्यूल्स अगर ये प्रॉपरली ओरिएंटेड हो तो जो रिएक्टेंट है वो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ये जब कैटलिस्ट यूज़ होता है किसी रिएक्शंस में, स्पेशली यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, तब यहाँ देखते हैं कि अगर कैटलिस्ट यूज़ अगर किया गया है तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ डिक्रीज़ हो गया और ये रिएक्शन क्या हो गया, ये फास्टर हो गया, ये फिगर में देखा गया है। और अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि भाई जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का उतना ज़्यादा क्या है कि ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। और ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ पैसेज ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स ओवर द बैरियर। तो ये किस तरह से ये प्रोडक्ट में बदलता है, ये अप्लाई करते हैं हम लोग ये एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन में। तो अब ये देखिए इसका एप्लीकेशन किस तरह से देखते हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी यूज्ड इन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। देखिए कोई भी जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है उसमें ये एंजाइम जो इसमें एक्टिव साइट होता है वो उसमें ये सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और वहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये तभी पॉसिबल है जब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। और यहाँ पर ये देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखा गया है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट यहाँ पर ये बाइंड होता है एंजाइम के साथ में विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसा हम लोगों ने ये कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में डिस्कस किया है। उसका एप्लीकेशन यहाँ देखा जा रहा है ये, और फिर ये प्रोडक्ट हमें ये मिलता है। तो ये देखिए E+S, ये ES एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और E+P प्रोडक्ट। तो ऊपर के जो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसे ये क्लियर है कि कोई भी जो एंजाइम है एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ बनाता है। और इससे क्या होता है कि जो
एक्टिवेशन एनर्जी है सिस्टम का वो डिक्रीज़ हो जाता है और रिएक्शंस ये फास्ट हो जाता है। तो ये देखते हैं कि अब ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। ये कीमोट्रिप्सिन, और ये हमें पता ये कीमोट्रिप्सिन ये पेप्टाइड बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। तो ये देखते हैं इसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये कीमोट्रिप्सिन का ये स्ट्रक्चर है और इसमें ये अलग अलग एंजाइम यहाँ जुड़े हुए हैं और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे और ये फिनाइल ग्रुप है, ये कीमोट्रिप्सिन के हाइड्रोफोबिक पॉकेट में ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है और ये इस तरह का ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये स्ट्रक्चर हमें ये प्राप्त हुआ है। तो अगर ये देखते हैं कि इसमें जो फिनाइल ग्रुप है इसका ये काफ़ी एक्टिव रोल होता है। ये हाइड्रोफोबिक कीमोट्रिप्सिन के हाइड्रोफोबिक पॉकेट में फिट होने का, प्रॉपरली ओरिएंट होने का, और इससे क्या हुआ ये एक्टिवेशन एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज़ हो जाता है जब यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और ये इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब देख रहे हैं कि ये उसी का ये प्रॉपर ओरिएंटेशन दिखाया गया है। अगर यहाँ पर एरोमेटिक रिंग ना हो तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कीमोट्रिप्सिन में ये प्रॉपरली फिट नहीं होगा और रिज़ल्ट क्या होगा, ये रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया है कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का कंबाइंड फॉर्म लेकर के, और उसमें रेट कांस्टेंट निकाला है, उसमें इंट्रोपी का कंसीडरेशन किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि भाई ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, तभी रिएक्शंस पॉसिबल होगा, अदरवाइज रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टू टेक रिएक्शन फास्टर। If it is not properly oriented, the reaction will not take place faster। और ये तभी पॉसिबल है कि यहाँ ये पेप्टाइड बॉन्ड में ये एरोमेटिक रिंग हो। अगर एरोमेटिक रिंग नहीं हो तो ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट में ये जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फिट नहीं होगा और रिएक्शंस क्या होगा, स्लो होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में जो है वो किस तरह से ये रोल अदा करता है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस के संपन्न होने में। थैंक यू वेरी मच।